हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हमने इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलरेडी अपलोड किया है। चैप्टर 1 के अंदर हमने आपके साथ 5 लेक्चर्स में उस चैप्टर 1 को कवर अप किया था। वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी जो प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टडीज की 12th क्लास की, वहां पे भी आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह ये है कि अभी आप जिस क्लास में हैं 12th क्लास में, तो 12th क्लास में आपके सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 2 लोगों को पढ़ना है। एक तो हेनरी फ्यूल को पढ़ना है, उनके 14 प्रिंसिपल्स देखे जाएंगे, और इसके अलावा हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अलावा जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये बेसिक इस तरीके का कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इनके अंदर हम काफी कुछ बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अंदर चीजें दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स को देखेंगे, और इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में मैनेजमेंट के सबसे पॉपुलर प्रिंसिपल्स ऑफ कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं। इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा जाने तो कुछ चीजें हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे, आप सबको इस चीज के बारे में मालूम है। और हेनरी फ्यूल जो है बेसिकली फ्रेंच के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि फ्रेंच के ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। हेनरी फ्यूल की बात करें तो हेनरी फ्यूल ने क्या किया था, जो कंपनी थी, जो माइनिंग कंपनी थी, इसको 1860 के अंदर एज अ इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया था, और बाद में ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे 1888 में, यानी 1860 में एज अ इंजीनियर ज्वाइन किया, और 1888 आते आते उसी ऑर्गेनाइजेशन के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका उस पर्सनली पोस्ट को लेकर। बाकी अगर हम बात करें इनके बारे में तो कहा गया है कि एक ऐसा समय आता है जहां पर कंपनी जो है वो बैंक इंसॉल्वेंसी पोजीशन पर आ जाती है, यानी कि इनकी स्थिति जो होती है कंपनी की काफी खराब हो जाती है। हेनरी फ्यूल क्या करते हैं उस समय, उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कंपनी को 1918 के अंदर एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में लेकर के आते हैं। तो उस कंपनी में उन्होंने जो अपना तजुर्बा गेन किया, जो एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने एज अ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया, और उसी कंसेप्ट को आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो 14 प्रिंसिपल हैं वो क्या 14 प्रिंसिपल बताते हैं, इसके बारे में आज हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो देखिए, जब 14 प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या बताता है? डिवीजन ऑफ वर्क ये बताता है कि जब हम लोग कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी काम को करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को, पूरे फंक्शन को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है कुछ ग्रुप्स के अंदर। यानी कि ये बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हमें पूरे काम को क्या करना है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग कह सकते हैं पोस्ट में, अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट में उसे डिवाइड करेंगे, और वहां पे हम अलग अलग कह सकते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन को वहां पे हम पोस्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपके साथ एक एकेडमिक का ही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलेज का एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, और इस कॉलेज ने जिस कॉलेज को जब स्टार्ट किया गया तो इसके अंदर 3 फैकल्टीज रखी गई। एक मान लीजिए कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स रखा गया, एक इसी के अंदर साइंस फैकल्टी रखी गई, और एक इसी के अंदर आर्ट फैकल्टी रखी गई। तो यानी एक तो आपकी फैकल्टी हो गई कौन सी, कॉमर्स की, दूसरी क्या हो गई, दूसरी फैकल्टी हो गई आपकी साइंस की, और तीसरी जो फैकल्टी हो गई वो हो गई आपकी आर्ट्स की, यानी ह्यूमैनिटीज की। अब देखिए, सबसे पहले कॉलेज का काम क्या था, बच्चों को पढ़ाना। तो हमने क्या किया, कॉलेज के काम को सबसे पहले 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब हर कैटेगरी के अंदर एक हेड बना दिया जाएगा, जो बंदा इस काम में माहिर होगा, यानी एक एक्सपीरियंस बंदा होगा, क्वालिफाइड होगा, जिसके पास एक बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया गया,
हेड बना दिया गया। अब उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे हेड के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। यानी डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है कि हम पूरे काम को अलग अलग पार्ट में इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो उस काम को हम उन्हीं लोगों को सौंपते हैं जो लोग उस फील्ड में कॉम्पिटेंस होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनका कह सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में, ताकि इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया जा सके। क्योंकि एक कॉलेज को अगर चलाना है तो एक ही बंदा सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उसे डिवाइड कर देंगे अलग अलग तरीके से तब उस काम की क्वालिटी आपकी जो होगी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अब जब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया तो उसके बाद बनता है क्या, आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करनी है, उनको शेयर करना होता है, उनके साथ आपको गेन करनी है। जैसे मान लीजिए कि कई सारे एम्प्लॉइज हैं आपके, जैसे मान लेते हैं कि ये सपोज दैट आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक मान लीजिए आपकी फर्म है और इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। मान लो ये ए एम्प्लॉय हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये अलग अलग मान लो डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, तो इन सारे लोगों को आप क्या करेंगे, कुछ इनको अथॉरिटीज भी देंगे, पावर के फॉर्म में आप इनको अथॉरिटी भी देंगे और इनसे आप क्या करेंगे, इनसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी कि जो आपने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से निभाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कि जब हम सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, वर्क को हम जब डिवाइड करेंगे तो वर्क तो डिवाइड करेंगे, लेकिन साथ साथ में उस वर्क को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें इनके पास अथॉरिटीज भी ट्रांसफर करनी होंगी। तो इनके हम अथॉरिटीज भी ट्रांसफर करेंगे और जब हम अथॉरिटीज ट्रांसफर करेंगे तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो काम इनको दिया गया है, जो भी इनसे एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की गई है, वो परफॉर्मेंस को ये लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे, एक सही तरीके का काम करके एक संस्था को जवाबदेही उसकी क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली क्या बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें उसके अंदर ओबीडियंस का होना बहुत जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत होना जरूरी है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली चला सकते हैं। सो डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर आपको मैनेजमेंट को ठीक से रन करवाना है, ठीक से चलाना है, तो डिसिप्लिन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरत होगी। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर रूल्स। अगर आपको हर लेवल पर अच्छे से मैनेज करना है तो क्लियर और फेयर रूल्स होने चाहिए। एक बाकायदा बिल्ड इन सिस्टम होना चाहिए पेनाल्टीज का। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टीज भी इंपोज होनी चाहिए। तो यानी डिसिप्लिन जो होगा एक काम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करने का काम करेगा। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड फंक्शन क्या बताता है, यूनिटी ऑफ कमांड फंक्शन आपको ये बताता है कि एक जो सबऑर्डिनेट है, एक सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिलेंगे वो सिर्फ एक सिंगल बॉस के माध्यम से मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम मान लेते हैं कि ये आपका सुपरवाइजर है और इस सुपरवाइजर के अंडर में मान लीजिए कई सारे लोग काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी, ये 3 लोग काम करते हैं एक सुपरवाइजर के अंडर में। तो इन लोगों को जो ऑर्डर्स मिलेंगे, इन जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, इन सारे लोगों को जो ऑर्डर मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, ये जो सुपरवाइजर होगा ये ऑर्डर देगा, इसको भी यही ऑर्डर देगा, इसको भी यही ऑर्डर देगा। कहने का मतलब है ये ऑर्डर तो बहुत सारे लोगों को दे सकता है, लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो एक सबऑर्डिनेट को सिंगल बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी वो उस काम को ठीक से कर पाएगा। लेकिन अगर एक सबऑर्डिनेट को कई सारे सुपरवाइजर ऑर्डर देंगे तो वो फिर काम की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और काम की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो फिर उसमें क्या होगा, दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो बेसिकली ये फंक्शन यही बताता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड अकाउंटेबिलिटी टू ओनली द सुपरवाइजर। एक ही सुपरवाइजर के द्वारा आपको क्या करना है, उसी के लिए आप अकाउंटेबल होंगे और उसी से आप ऑर्डर रिसीव करेंगे। सो नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर एट द ऑल सेम टाइम। बिल्कुल सही बात है, एक समय में एक से ज्यादा हम लोग बॉसेस के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, और ऐसा अगर हम करेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड जो होगा उस प्रिंसिपल का वो वायलेट करेंगे, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी पर्सन के लिए कि एक साथ हम कई सारे सुपरवाइजर, कई सारे बॉसेस का जो कह सकते हैं कि ऑर्डर है उसको फुलफिल कर सके। ये अपने आप में बहुत ही टेक्निकल काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपका जो है यूनिटी ऑफ कमांड से थोड़ा सा डिफरेंट है।
यहाँ देखिए कहा गया है कि एक आपका हेड होना चाहिए, यानी इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन पर्सन फॉर द प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी आप मोटा मोटा ये समझो कि एक जो कंपनी है उस कंपनी का एक क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, या एक उसका क्या होना चाहिए, प्लान, या एक उसका गोल होना चाहिए। और उस गोल को लेकर सारे के सारे लोग जो होंगे उसी गोल के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी जो एक गोल होगा उस गोल को ही सारे लोग फोकस बना के, टारगेट बना के सारे लोग उसी के ऊपर काम करेंगे। सबका टारगेट एक ही ऑब्जेक्ट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। So according to these principles, all the activities should be carried under the directions of one head। यानी एक आपका गोल है और इस गोल का एक क्या कौन बना दिया गया, हेड बना दिया गया, जो इस गोल को देख रेख कर रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का उसका मेन मकसद है। अब सारी की सारी टीम जो होगी वो इसी हेड को फॉलो करेगी और इसके हेड को फॉलो करते हुए वो जो हमारा प्लान है उस पर हम क्या करेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। यानी देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इन ऑल एक्टिविटीज, सो द प्रिंसिपल इंश्योर दैट यूनिटी ऑफ एक्शन एंड अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आपको अलग अलग कुछ नहीं सोचना है, जो हेड ने प्लान सेट किया है उसी प्लान के ऊपर हमें काम करना है, उसी चीज को हमें फॉलो करना है। ये बेसिकली है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सॉरी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर कहा यह गया है कि ये जो प्रिंसिपल आपको बताता है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी यहाँ पर हमें जो काम करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे काम करना है, हमें इंडिविजुअली गोल पे काम नहीं करना है। या यूं कह सकते हैं कि हर किसी पर्सन के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, और जब जनरल इंटरेस्ट के साथ आप कनेक्ट कर देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी जैसे क्रिकेट मैच में मान लो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 के 11 खिलाड़ियों का जो गोल होना चाहिए वो टीम को जिताना होना चाहिए। एक इंडिविजुअल पर्सन का गोल ना हो कि हम सिर्फ अपने स्कोर करेंगे, विकेट्स लेंगे, रन बनाएंगे, लेकिन टीम का गोल मैटर नहीं करता। तो कहने का यहाँ मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उन सबको हम एक ही के साथ कनेक्ट कर दें, किसके, जनरल इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट कर दें। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो इस चीज़ों को रिकंसाइल करे और जनरल इंटरेस्ट को, मतलब जनरल इंटरेस्ट को ही पूरा करने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसकी तरफ मोड़ दे। इसी को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। एक एक पर्सन के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ मोड़ा देना, बेसिकली ये प्रिंसिपल का मतलब है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो भाई जो एम्प्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको एक फेयर और सेटिस्फैक्टरी रिम्यूनरेशन देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी आपके यहाँ काम करते हैं उनको फेयर और सेटिस्फैक्टरी रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहनी चाहिए। फेयर रिम्यूनरेशन जो होगी बेसिकली आपकी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो वेजेस हो, और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को, नेचर ऑफ वर्क, उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को एक बेहतर सैलरी मिल सके, बेहतर रिम्यूनरेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये शब्द आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसको हम एक नीचे एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पे। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे एक, मान लीजिए कोई पोजीशन है, कोई पोस्ट है। जैसे हम कॉलेज के हिसाब से सोचे तो मान लीजिए कॉलेज के अंदर एक पोस्ट है, मान लो प्रिंसिपल की। आप जानते हैं कि आमतौर पे कॉलेजेस में प्रिंसिपल का ही सबसे ज्यादा मेन मामला होता है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल ही अपना जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनको भी हेड करने का काम करता है। प्रिंसिपल ही डिसीजन लेता है साइंस वाले बच्चों के लिए, प्रिंसिपल ही डिसीजन लेता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, प्रिंसिपल ही डिसीजन लेता है और जो भी डिफरेंट कोर्सेज चलते होंगे उनके लिए। यानी यहाँ पे जो करता धरता है वो कौन है, प्रिंसिपल है। सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा है, प्रिंसिपल डिसीजन ले रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। सारी चीजें किसके हाथ में है, प्रिंसिपल के हाथ में है। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज से ठीक उल्टा है। जैसे मान लीजिए हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज पे, अगर इसी को हम एक कॉलेज की जगह लेके आ जाते हैं किस पे, यूनिवर्सिटी पे। ये कॉलेज में एक छोटे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज टाइप का कॉलेज है जहाँ पे सारी चीजें प्रिंसिपल के हाथ में होती हैं। लेकिन अगर आप किसी डिग्री कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां भी शायद डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी में हम आते हैं तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं।
तो मान लीजिए ये हो गई आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ये हो गई फैकल्टी ऑफ साइंस, ये हो गई आपकी फैकल्टीज ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये हो गई आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ। ऐसे अलग अलग फैकल्टीज हैं, तो इन हर फैकल्टी के अंदर एक हेड बंदा रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पावर है वो कैसी कर दी गई, डिसेंट्रलाइज। अब इस फैकल्टी की जिम्मेदारी इस हेड की होगी, ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीसी है वाइस चांसलर है उनकी होगी, वाइस चांसलर की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज है, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बेहतर होगा ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके साइज पे। अगर संस्था बहुत बड़े लेवल की है तो वहां आप डिसेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हो, छोटे लेवल की संस्था है तो सेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ बताया गया स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी और जो कम्युनिकेशन की चेन होती है, जो हायरार्की होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सुपीरियर से लगा के लोएस्ट सबऑर्डिनेट तक। जैसे मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे एक हायरार्की बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा जरा। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर आपकी कंपनी के टॉप लेवल आते हैं, ये जिसे आप सबॉर्ड सुपीरियर बोलते हो, तो यहाँ पे आपका आता है लोअर लेवल, ठीक है। तो यहां से या इनके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, यानी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए कि जो भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से फिर मिडिल लेवल तक जाएगी, मिडिल लेवल से क्या होगी, बॉटम लेवल तक, यानी लोअर लेवल तक जाएगी। ऐसे ही जो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है नीचे से भी, जो आप ऊपर से ऑर्डर पास करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है, उस पर जो कार्रवाई होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ चली आती है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसी हायरार्की को हम तोड़ दें और डायरेक्टली बीच में किसी से कम्युनिकेट कर दें, जैसे मान लीजिए कि मिडिल लेवल के जो मैनेजर हैं, वो कई सारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, तो अगर मिडिल लेवल के मैनेजर्स हायरार्की तोड़ के कहीं आपस में कोई बातचीत कर लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, यानी कि हेनरी फ्योल परमिटेड अ शॉर्टकट ऑफ चेन इन द केस ऑफ अर्जेंसी। अगर कभी अर्जेंसी हो जाए तो जो चेन है आपकी बातचीत करने की, कम्युनिकेशन करने की, उसे आप तोड़ सकते हैं। तो उसे जब तोड़ते हैं तो उसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। और गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एम्प्लॉइज फॉर द सेम लेवल। सेम लेवल के दो एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो गैंग प्लैंक कहलाता है। तो स्केलर चेन समझ में आ गया। स्केलर चेन मतलब कम्युनिकेशन जो होना चाहिए एक हायरार्की में होना चाहिए, उसी सिस्टम से बातचीत हो। लेकिन हेनरी फ्योल ने ये कहा है कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आप उस चेन के अलावा भी कम्युनिकेशन अपनी बात फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उसे हम गैंग प्लैंक के नाम से जानेंगे। अब इसके अंदर एक और बेहतरीन प्रिंसिपल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्डर। तो ऑर्डर कहता है कि राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही, जो भी चीजें परफॉर्म की जा रही, वो सही चीज सही प्लेस पे सही टाइम पे होनी चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट होगा वो बेहतर आउटपुट हो पाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी हर किसी का अपना एक प्लेस होना चाहिए। सो हेनरी फ्योल एम्फसाइज टू टाइप ऑफ ऑर्डर, एक तो मटेरियल ऑर्डर बताया उन्होंने, एक सोशल ऑर्डर बताया है। तो मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी प्लान फॉर एवरीथिंग, सबके लिए क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। एंड इट इंश्योर्स अ फिक्स अ प्लेस फॉर वेरियस मटेरियल टूल्स, और अलग अलग मटेरियल टूल्स के लिए अपना एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। सोशल ऑर्डर कहता है देयर मस्ट बी एन अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, यानी हर एम्प्लॉय का अपना एक अपॉइंटेड प्लेस होना चाहिए, जहां पर प्रॉपर जो प्लेस यानी कि जो उसके प्रॉपर केबिन है वहां पर वो बंदा एम्प्लॉय अपना बैठ के अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी जो है उसको देख लेते हैं। देखिए इक्विटी ये कहता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाएंगे। ना ही डिस्क्रिमिनेशन जैसा हमारा वो धर्म को लेकर होगा, ना कास्ट को लेकर होगा, ना लैंग्वेज को लेकर होगा, ना नेशनलिटी को। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 1000 लोग काम करते हैं तो 1000 लोगों को आपको एक ही नजर में देखना है। ना ही आपको धार्मिक तरीके से बात करनी है, ना ही आपको जातिवाद करना है, ना ही भाषा के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना ही तो नेशनलिटी के आधार पे। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे एम्प्लॉइज एक समान है, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में इक्विटी का होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल वर्किंग कर पाएगी, सक्सेसफुल होकर काम कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। देखिए जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको स्टेबल करना, उनको ये फील होना चाहिए कि वो प्रॉपरली स्टेबल है, उनकी जो जॉब होगी वो कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अगर कोई बंदा आपके यहाँ काम करे और उसके दिमाग में हमेशा ये डर लगा रहे कि यार पता नहीं हमें कब निकाल दिया जाएगा,
तो उसकी जो काम करने की क्षमता होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। तो यहाँ ये कहा गया है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कुछ ऐसा करो कि आपके एम्प्लॉयज को ऐसा फील हो कि उन्हें उनकी जॉब कैसी है, सिक्योर है। So Fuel said that employees should be kept in their position for a reasonable time to show the result stability। यानी कम से कम एक रीजनेबल टाइम तक उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर हैं, और तभी जाके वो अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे काम को करने के लिए, और तभी जाके बेहतर जो रिजल्ट होंगे वो आपको मिल पाएंगे। तभी आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो पाएगा, तभी वर्कर की इफिशिएंसी इंप्रूव हो पाएगी, और तभी आपकी संस्था की जो रेपुटेशन होगी वो बढ़ पाएगी, और ओवरऑल आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आपके एम्प्लॉइज स्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव। हर किसी मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज को हमेशा इनिशिएटिव दीजिए, उन्हें इनकरेज कीजिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां उन्हें मौका मिले वो अपनी बात को रखें, अपने प्लान रखें, अपनी जो उनके अंदर जो चीजें दिमाग में चल रही हैं उनको रखें, सजेशंस अपने दें, क्योंकि सजेशंस देंगे तभी आप और बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। So as per Henry Fuyl suggested employees to take at all level there should be encouraged to take initiative। हर लेवल पे उनसे हमें इनिशिएटिव लेना है, हर लेवल पे उनके हमें सजेशंस लेने हैं, हर लेवल पे उन्होंने हमें संस्था के कामों में इन्वॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलता है, वो अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेहतर साबित होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके पास बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स हैं, जिन थॉट्स को आप इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर कर सकते हो। तो अपने लोगों की, अपने एम्प्लॉइज की सजेशंस को मांगिए, उनसे इनिशिएटिव लीजिए, और जिसकी सजेशंस वगैरह बेहतर हो उसे आप क्या करिए, उसे आप थोड़ा सा उसको मोटिवेट भी करिए, उसे थोड़ा सा आप अवार्ड्स तक उसको पुरस्कृत भी करिए। तो उससे क्या होगा कि और बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और लास्ट जो प्रिंसिपल है उसे हम बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्पिरिट डी कॉर्प्स बेसिकली ये बताता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली सेंस ऑफ जो बिलोंगिंगनेस है और जो फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट है वो एम्प्लॉइज के बीच में क्रिएट करनी है। यानी जो अपनापन फील होता है एक संस्था में वो आपको लाने की कोशिश करनी है। टीम स्पिरिट की भावना आपको डेवलप करनी है और कोशिश करनी है कि सारे लोग मिलकर जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है उसको लेकर हमेशा काम करें। यानी टीम वर्क उनके अंदर होना चाहिए, आपस में जो उनके मतभेद हैं उनको आपको दूर करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा करने की एक्टिविटीज करानी है। एक मैनेजर को तमाम सारे तरीके से अपने वर्कर्स के बीच में जो बाउंडिंग है, उनकी जो कह सकते हैं टीम बाउंडिंग है, उसको और भी मजबूत बनाना है ताकि वो फुल सपोर्ट करें सारे के सारे मेंबर्स। जरूरत पड़े तो एक दूसरे की जगह वो रिप्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाएं। ऐसी अगर आप सिचुएशन क्रिएट करते हैं संस्था में तो कभी विवाद नहीं होंगे, और विवाद नहीं होंगे तो आपकी संस्था हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो ये हमारे बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा सजेस्ट किए गए थे। और मुझे उम्मीद है कि जो आपको प्रिंसिपल से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं इस वीडियो से लेकर या किसी और चीज से लेकर तो उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।